सर आपने शादी की है? नहीं। क्यों नहीं की? इसीलिए कह रही हूँ भाई, सही वक्त पर शादी कर लेते तो तुम्हारे भी बच्चे होते। इसने अभी तक शादी नहीं की? नहीं। मैं एक एमएलए हूँ, मुझे 2 यूएपी केस है। मैं 1 महीने में 10 तारीखें देता हूँ कोर्ट में। आपने गुस्से में आके बिल भी फाड़ दिया और आपने वॉकआउट किया। अगर कहीं जमीन लेगा तो लैंड जहाद किया, अगर किसी लड़की से शादी की तो लाल जहाद किया। राजौरी पुंछ को और चिनाब को डिवीजन का दर्जा मिलना चाहिए, कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ नई तहसीलें बननी चाहिए। उस पर भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ। एमपी कश्मीर का है मियां अल्ताफ साहब, तो वो ग्रेटर कश्मीर हुआ। वोट तो वो कश्मीर के साथ डालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली वो जम्मू में है, राजौरी और पुंछ, लेकिन वोटिंग के हिसाब से वो कश्मीर में है। आपने भी जेल की सजा काटी है, आप भी जेल में रहे हैं, जेल के अंदर आपने भी अपना वक्त बिताया है। कैसे थे वो दिन और कैसी थी वो रातें? कंपाउंड वॉल्स में बंद रहते हैं, बैरक्स में रहते हैं, सेल्स में रहते हैं। उन जगहों पे आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है जो जिंदगी में आपने नहीं सोचा होता। एक सजा ये है हम जेल के अंदर हैं, एक सजा हम जेल के अंदर काटते हैं। देयर इज नो प्राइवेसी, आपके सारे कपड़े निकाल ले जाते हैं, आपको उन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है जो आपने ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं। आपने सर कितने इलेक्शन कंटेस्ट किए आज तक? जेल में रह के भी एनआईए की कस्टडी में था तो मैंने वो इलेक्शन जीता था, उसके बाद लेकिन उस पर मैं काम नहीं कर पाया क्योंकि मैं बंद ही रहा। कुछ इल्जामात आयद किए जाते हैं आपकी जमात पे कि जब आपको मालूम था बीजेपी के मंशूर में है 370 हटाना, बीजेपी के मंशूर में था राम मंदिर बनाना, और ये एजेंडाज ऑलरेडी बीजेपी ने डिसाइड कर लिए, उसके बाद भी बीजेपी के साथ सरकार बनाने की क्या जरूरत पड़ी? जो लोग घास चराई, शामला, नजूल, स्टेट लैंड, कस्टोडियन की जमीन, वक्फ की जमीनों में रहते हैं, फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं, पहाड़ी है, गुजर हो, बकरवाल हो, कश्मीरी मुसलमान हो, जम्मू का डोगरा हो, उसको आप इस कमजोर ऐवान में, कमजोर हुकूमत में कैसे अपने जमीन के हकूक दे सकते हैं? तो वो बिल हमने बनाया, एज अ सोल्यूशन टेबल किया हाउस को। फारूक साहब या गुलाम नबी आजाद? फारूक साहब इज वेरी बेटर। लैंड ग्रैबर उसको कह रही है गवर्नमेंट जिसके पास 2 मरले जमीन में स्टेट लैंड में मकान है, घास चराई में मकान है या फॉरेस्ट लैंड में मकान है। महबूबा जी ने कभी डांटा है आपको? हाँ, बहुत बार। जब आप बड़ी होटल 100 कनाल वाली प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करोगे तो गरीब का दुकान क्यों नहीं रेगुलराइज करोगे? ये सवाल हमने पूछा। हमने मुखालफत अमीर की भी नहीं। JKSSB ने करोड़ों रुपए का फी जो है वो जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड नौजवानों से वसूल किया है। कि डेली वेजेस का मुद्दा है, 2 साल होने को है, फैसला करिए। डेली वेजेस 20 सालों से रेगुलराइज नहीं हुए हैं। गुड स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट? एवरेज कंप्लीटली। आई एम अ बैक बेंचर इन माय ऑल क्लासेस। JNK से एक बार अभी निकला हूँ 5 सालों में बाहर। 5 सालों में पहली बार JNK से बाहर निकले हो? बार। असेंबली और जेल? सवाल ये है कि कागज क्यों नहीं मिल रहा है गरीब शख्स को? आप सिंपैथी कर रहे हैं, स्टेटमेंट कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, लेकिन उसको जमीन के कागज नहीं दे पा रहे, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे। सिलेक्टेड पीपल आर ओवर द इलेक्टेड पीपल। आई थिंक समवेयर ये जो 5 अगस्त का नतीजा है उसी की देन है। जब सुंजवा भटंडी में 1 लाख लोग हैं जो परेशान रहते हैं, फॉरेस्ट लैंड पे उनके घर है, अगर ये लैंड ग्रांट्स बिल लीज्ड लैंड को एक्सटेंड करेंगे, रेगुलराइज करेंगे, तो सुंजवा भटंडी को क्यों रेगुलराइज नहीं करेंगे? जेल में आप मजदूरी करते थे? चलिए, किसी ने स्टेट लैंड पे मकान बनाया, किसी ने घास चराई पे बनाया, किसी ने नजूल पे बनाया, किसी ने सरकारी जमीन पे ही बनाया, किसी ने फॉरेस्ट में ही बनाया, तो क्या सरकार उसको बेघर कर सकती है? ये हक किसने दिया है सरकार को? सरकार इस मुद्दे पे चुन के आई कि हम जम्मू कश्मीर के आवाम को लैंड गारंटी देंगे, तहफ़्फ़ुज़ देंगे, मालिकाना हुकूक देंगे। हजरत यूसुफ की कहानी बोली कि वो 10 साल जेल में रहे, उन्होंने सख्तियां देखी, तो जेल को वहां दरस गए यूसुफ कहते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। आज के पॉडकास्ट में हम वेलकम करते हैं MLA पुलवामा वहीदुर रहमान जी का। शुक्रिया वही सब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। हम सवाल और जो आपके जवाब हैं इसका सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल सबसे पहला, जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में आपने एक बिल पेश किया जिस बिल से जम्मू कश्मीर के आम शहरियों को सरकारी ज़मीनों के मालिकाना हकूक मिल सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि इस बिल का कोई मकसद नहीं है, इस बिल से किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये बिल बिना मकसद के जम्मू कश्मीर की असेंबली में पेश किया गया है। ये 5 अगस्त के बाद जब इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुई तो तासुर दिया गया कि असेंबली कमज़ोर है और हमें रेजिस्टेंस के हवाले से वोट डालना है। सभी लोगों ने वोट डाला और चुन के एक सरकार बनाई। कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स कश्मीरी निकले, खासकर वो लोग जिन्होंने कभी वोट नहीं डाले, जो अलहदगी पसंद थे, सेपरेटिस्ट थे, पथराव वाले थे, जिन लोगों ने ज़िंदगी भर 20 साल 30 साल कभी वोट नहीं डाला 87 के बाद, उन लोगों ने भी एतमाद दिया इस सरकार को। उन्हें लगा बेहतर है जितनी बची कुछ जमहूरियत है इसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है। तो वोटिंग में पार्टिसिपेट करना इन इटसेल्फ वाज अ स्टेप टुवर्ड्स रेस्टोरेशन।
उसके बाद जब ऐवान बना, असेंबली बना, पहला सेशन हुआ, हमने बिज़नेस देखा, उसमें 370 का कोई मेंशन नहीं था, स्टेटहुड का कोई मेंशन नहीं था, 5 अगस्त की मजमत कहीं पे भी नहीं थी। तो पहले ही दिन हमने कोशिश की, पीडीपी की तरफ से मैं खड़ा हुआ, अगर आपको याद हो, तो हमने कहा कि 5 अगस्त की मजम्मत की स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फाजों में, और एक रेजोल्यूशन टेबल किया हाउस में, क्योंकि 5 साल का इंतज़ार था लोगों को कि ये ऐवान 5 साल के बाद लग रहा है, क्या जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे 370 की बात करेंगे। और हमने कहा कि 370 अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, प्रिस्टीन फॉर्म में रिस्टोर होना चाहिए। काफ़ी हंगामा हुआ, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना 2-3 दिन बाद रेजोल्यूशन लाया, क्योंकि हमने प्रेशर किया। उसी तरीके में जब हमने सरकार की नीयत देखी, ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की तरफ थे। जो चीज़ें एलजी दौर में हुई वही आज हो रही है। उस वक्त भी लोग बंद थे और हम खामोश थे, आज भी लोग बंद हैं, आज भी लोग केसेस में हैं, आज भी लोग टर्मिनेट हो रहे हैं मुलाजिम 311 में, आज भी मकान अटैच हो रहे हैं, आज भी पासपोर्ट इम्पाउंड हो रहे हैं, आज भी लोगों के पास वेरिफिकेशंस क्लियर नहीं हो रहा है, जो बेसिक चीज़ें लोग सफ़र करते हैं। उसके बाद सड़कें तब भी बन रही थी, गवर्नर रूल में भी, आज भी बन रही है, तब ज़्यादा बन रही थी, आज थोड़ी कम बन रही। उसके बाद गवर्नेंस रूल और पॉपुलर सरकार में फ़र्क क्या होगा कि लोगों की जो ह्यूमन डिग्निटी है, क्या उसकी बात होगी। असेंबली और एलजी के कैबिनेट में क्या फ़र्क है कि डिफरेंस डिसीजन से समझ आता है, स्टेटमेंट से नहीं। जो ही असेंबली का सेशन लगता है तो हमने देखा सरकार कोई बड़ा फ़ैसला लेगी, कैबिनेट में कोई बड़ा फ़ैसला लेगी, तो कोई फ़ैसला हुआ नहीं। 370 के बाद कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ, प्रेशर पे, पीडीपी के प्रेशर पे एक रेजोल्यूशन आया, उसके बाद कोई बिल सरकार की लिस्ट में नहीं थी। तो हमने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाई ताकि गवर्नमेंट को प्रेशर बिल्ट हो। प्राइवेट मेंबर बिल में हमने एक रास्ता दिया, हमने मुसीबत खड़ी नहीं की कि आप 370 ही लाइए, आप स्टेटहुड ही लाइए। हमने कहा जो आपके हाथ में और इख्तियार में है इस ऐवान के, इसमें ये लिखा है कि जो लोग घास चराई, शामिलात, नज़ूल, स्टेट लैंड, कस्टोडियन की ज़मीन, वक़्फ़ की ज़मीनों में रहते हैं, फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं, पहाड़ी है, गुजर हो, बकरवाल हो, कश्मीरी मुसलमान हो, जम्मू का डोगरा हो, उसको आप इस कमज़ोर ऐवान में, कमज़ोर हुकूमत में कैसे अपने ज़मीन के हकूक़ दे सकते हैं। तो वो बिल हमने बनाया, एज अ सोल्यूशन टेबल किया हाउस को। और जब वो टेबल हुआ तो उसके बाद बहुत समय के बाद राज्यसभा के इलेक्शन हुए, पीडीपी ने महबूबा जी से इन्होंने 3 वोट मांगे, हमने इनको हवाले किए। उसके बाद हमने कहा हमारी बिल को आप मदद करिए। तो 2 दिन बाद वोटिंग के बाद जब बिल लिस्ट होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इट विल ओपन, उमर अब्दुल्ला साहब ने, कि इट विल ओपन फ्लड गेट, आप लैंड ग्रैब उसको मदद कर रहे हैं। तनवीर सादिक ने कहा कि ये इनके रिश्तेदारों के लिए है, हम तो खुद भी गांव से आए हैं, पूरी जो हमारे लोग थे, हमें समझ था कि सख्ती क्या है। और हमें याद था जब 5 अगस्त के बाद भटंडी में, सुजवा में, जम्मू में, रजौरी में, पुंछ में, या श्रीनगर में, पुलवामा में, कुपवारा में जब लोगों को नोटिसें आई तो लोग कितने परेशान थे कि आप अपनी दुकान छोड़िए, आप अपना मकान छोड़िए। गर्ज कहने का ये है, 5 सालों में 7 लाख कनाल ज़मीन ट्रांसफ़र की गई मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशनों को, इंडस्ट्रीज़ को, बाहर के अंदर के लोगों को। तो उसमें ही जम्मू कश्मीर की जो अपनी आबादी है, स्टेट सब्जेक्ट है। चले किसी ने स्टेट लैंड पे मकान बनाया, किसी ने घास चराई पे बनाया, किसी ने नज़ूल पे बनाया, किसी ने सरकारी ज़मीन पे ही बनाया, किसी ने फॉरेस्ट में ही बनाया, तो क्या सरकार उसको बेघर कर सकती है? ये हक किसने दिया है सरकार को? सरकार इस मुद्दे पे चुन के आई कि हम जम्मू कश्मीर के आवाम को लैंड गारंटी देंगे, तहफ़्फ़ुज़ देंगे, अब मालिकाना हुकूक देंगे। और हमने बताया कि इस बिल में लिखा है रास्ता कि जब तक स्टेटहुड होगा तब तक हम किस तरीके में लोगों को मालिकाना हुकूक दे सकते हैं ताकि उनको अपने घर से बेघर ना कहे। जैसे अरफाज डेइंग का मसला हुआ, जैसे अभी आप देखते हैं कई बुलडोज़र चले कई इलाकों में, पूरे मुल्क में जेसीबी राज है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस बिल का अपोजिशन कहा ये लैंड ग्रैबर्स है, और बीजेपी ने कहा ये लैंड जहाद है, जो पीडीपी की बिल थी। दोनों पार्टियों ने मिल के हमें अपोजिशन में उस बिल को डिफीट किया। उसके बाद अब जब दूसरा सेशन, बजट सेशन चलता है, हमने एक और बिल लाई इस सेशन में भी, क्योंकि गुलमर्ग के होटल्स का मसला उठा, निडोज़ के होटल का मसला उठा। उमर अब्दुल्ला साहब के अपने रिलेटिव जो निडोज़ हैं, उनका होटल एक खाली किया गया गुलमर्ग में, श्रीनगर में दूसरी प्रॉपर्टी उनको खाली करनी है। तो जो ही ये नोटिस आई तो हमने बिल लाया, हमने आम लोगों का भी रखा और सरमाएदारों का भी रखा, होटल वालों का भी रखा, इंस्टीट्यूशंस का भी रखा। उसी पैटर्न पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया, इनके स्पोक्स पर्सन ने,
और उसको सबमिट किया। जबकि हुकूमत में क्या डिफरेंस है, ये जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है ये अपोजिशन लाती है। जब सरकार कोई कानून बनाना चाहती है, बिल का मकसद कानून है, जब सरकार कोई कानून साज वाला काम करना चाहती है तो सरकार खुद कानून लाती है। तो चीफ मिनिस्टर साहब प्रेजेंट करते हैं उस कानून को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसको प्रेजेंट करते हैं या कैबिनेट उनकी प्रेजेंट करती है। इन्होंने वो रूट नहीं लिया, यानी कि जम्मू कश्मीर की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ सरकार से नहीं, इन्होंने पार्टी का एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया जो प्रेसिडेंसी नहीं है। ये जो डिवाइस है ये अपोजिशन इस्तेमाल करती है, हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं है, हम हुकूमत में नहीं है। इन्होंने तनवीर सादिक के थ्रू एक बिल लाया और कहा लैंड ग्रांट्स के जो रूल्स चेंज हुए उनको रिवर्स करिए। हम उसके भी अपोजिशन नहीं करते, हमने वोटिंग उसके ख़िलाफ़ नहीं की, हमने उसकी मुखालफत नहीं की जब वो टेबल हुआ। हमने ये कहा कि ये जो लैंड ग्रांट्स रूल चेंज हुए हैं इसको रिवर्स करने की जो बात कर रहे हैं, इसका फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा होगा उस शख्स को जिसको लीज़ मिला है। लीज़ किसको मिला है? लीज़ तो गरीब शख्स को मिला नहीं, लीज़ 100 साल पहले मिला है, महाराजा के वक्त। लीज़ 47 के बाद मिला है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर थे। लीज़ फारूक अब्दुल्ला के वक्त मिला है, उमर अब्दुल्ला के वक्त मिला है। ये वो शख्स है जिनको 40 साल का लीज़ ऑलरेडी मिला है और वो लीज़ एक्सपायर हुए। उस एक्सपायर लीज़ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने होटल, अपने घर, अपनी दुकानें उसी ज़मीन पे रखे, सरकारी ज़मीन पे। है तो गैर कानूनी वो भी, लेकिन वो लीज़ थे, उनके लीज़ एक्सपायर हुए थे और वो लीज़ जायज़ इस वक्त तरीके में एक्सटेंड नहीं हो पाए क्योंकि गवर्नेंस रूल आया। हमने कहा कि इसमें आपने सरमाएदारों का लीज़ रखा है, होटल्स का रखा है, कंपनीज़ का रखा है, गरीब बंदे का क्या होगा? ये जो जेसीबी जिस पे आप चला रहे हो, जिसको आप लैंड ग्रैबर कह रहे हो, लैंड ग्रैबर कौन है? ये नीडोज़ का 100 कनाल वाला बंदा है, 1000 कनाल वाला बंदा है, बड़ा सरमाएदार है जम्मू या कश्मीर का, पुंछ राजौरी का, या वो शख्स है जिसके पास 5 मरला ज़मीन नहीं है। लैंड ग्रैबर उसको कह रही है गवर्नमेंट जिसके पास 2 मरले ज़मीन में स्टेट लैंड में मकान है, घास चराई में मकान है या फॉरेस्ट लैंड में मकान है। घास चराई में, फॉरेस्ट लैंड में वो शख्स घर बनाएगा अपना करोड़ रुपया, 10 लाख रुपया में, जिसके पास कहीं ज़मीन नहीं है। कोई नहीं चाहता अपना आशियाना, अपना घर सरकारी ज़मीन में बनाना। जब सुंजवा भटंडी में 1 लाख लोग हैं जो परेशान रहते हैं, फॉरेस्ट लैंड पे उनके घर है। अगर ये लैंड ग्रांट्स बिल लीज्ड लैंड को एक्सटेंड करेगी, रेगुलराइज करेगी, तो सुंजवा भटंडी को क्यों रेगुलराइज नहीं करेंगे? जम्मू में मेन हिंदू पॉपुलेशन रहती है, उनको क्यों नहीं रेगुलराइज करेंगे? सांबा में, कठुआ में, राजौरी में, पुंछ में, डोडा में, किश्तवाड़ में या कश्मीर में, श्रीनगर में 70% आबादी स्टेट लैंड पे रहती है, वो क्यों नहीं इंक्लूड होंगे? अगर लाल चौक का 100 कनाल ज़मीन रेगुलराइज किया जा सकता है, गुफकार रोड रेगुलराइज हो सकता है, तो मायसूमा क्यों नहीं हो सकता? मायसूमा का 2 मरला, एक घर, एक 10 मरले में 20 घर रहते हैं वहाँ। अब मायसूमा के लोग को, ओल्ड सिटी को, डाउनटाउन को आप देखिए, इट्स लाइक अ गेटो। बटमालों को देखिए, गेटो लगता है। कोई भी टाउन, पुलवामा का, शुपियन का, ये सब दुकानें जो टाउन्स में कश्मीर में हैं, जम्मू में है, ये स्टेट लैंड पे बनी है। जब आप बड़ी होटल 100 कनाल वाली प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करोगे तो गरीब का दुकान क्यों नहीं रेगुलराइज करोगे? ये सवाल हमने पूछा। हमने मुखालफत अमीर की भी नहीं की, हमने मुखालफत बोला सिर्फ इसलिए कि आप इसमें वो पहलू उठाइए जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बिल में जो मैंने टेबल की थी उसमें जो पहलू है उसको इंक्लूड करिए, ताकि किसी भी शख्स को चाहे कानूनी या गैर कानूनी तरीके में अपने घर या अपने मकान से बेदखल ना किया जाए। वहीद साहब, तनवीर सादिक जी कहते हैं कि 5 मरले का प्लॉट ऑलरेडी गवर्नमेंट गरीब लोगों को, लैंडलेस लोगों को देने जा रही है, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरा, वो ये भी कहते हैं कि हुकूमत जब पीडीपी की थी तो उस समय में इस तरीके के बिल्स को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाया गया? देखिए, 5 अगस्त 2019 की कहानी बदल डिफरेंट थी। तब स्टेट लैंड में कोई घर बना था, सुंजवा में, भटंडी में, कश्मीर में, कुपवारा में, टंगडार में, उरी में, जम्मू में, उसको सरकार नहीं निकालती। ये जेसीबी वाला राज 19 के बाद नाफिज हुआ। पूरे मुल्क में इस वक्त डिमोलिशन ड्राइव्स होते हैं और मुसलमानों को, सिलेक्टिवली माइनॉरिटीज़ को अटैक करते हैं। यहाँ पे भी हुआ प्रोटेस्ट, उस वक्त भी पीडीपी के लोगों ने किया, जम्मू में, कश्मीर में। महबूबा जी ने पार्लियामेंट के बाहर किया जब ये जेसीबी चल रहे थे। जब अल्फाज डैंग को डिमोलिश किया गया, न्यूज़ में आया, सब लोग गए, बीजेपी के भी और एनसी के भी। क्या उसको कागज़ मिले? सवाल ये है कि कागज़ क्यों नहीं मिल रहा है गरीब शख्स को? आप सिंपैथी कर रहे हैं, स्टेटमेंट कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, लेकिन उसको ज़मीन के कागज़ नहीं दे पा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे हैं। पिछले
19 से पहले क्या हुआ, अब ये नई हकीकत में हम जी रहे हैं। नई हकीकत ये है कि इस ऐवान और इस हुकूमत के पास ये ताकत है जम्मू कश्मीर की लैंड प्रोटेक्शन करना, लैंड सिक्योरिटी करना, लैंड सेफ्टी के लिए काम करना। और हमने उनको रास्ता दिखाया, कानूनी रास्ता दिखाया, जिसको उन्होंने वोट खिलाफ डाला, बीजेपी और एनसी ने मिल के असेंबली में। उसके बाद इनका बिल आया, हमने उसको सपोर्ट किया, लेकिन हमने क्वेश्चंस रेज़ किए कि ये अमीरों के लिए है, गरीब को भी इसमें डालिए, फ़र्क इतना ही। दूसरा जो आप बता रहे कि अगर इनको लगता है कि इसमें किसी तरीके में पहले नहीं हुआ, तो उसका कोई जवाज़ियत नहीं है कि आज पहले नहीं हुआ तो उसका मतलब थोड़ी आज नहीं होगा, क्योंकि आज लोग ढूंढ रहे हैं ये तहफ़्फ़ुज़ जो पहले नहीं ढूंढ रहे थे। आज ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नेंस रूल के बाद हमें लगा कि इस प्रॉपर्टी को ख़तरा है। उसके बाद लोगों के घर के बाहर नोटिस आई, JCB आई, दैट्स वाई पीपल आर लुकिंग फॉर सेफ्टी। आपकी और उमर साहब के बीच में भी असेंबली के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, आपने गुस्से में आके बिल भी फाड़ दिया और आपने वॉकआउट किया, ऐसा क्यों किया? देखिए, हमने कोशिश की इस ऐवान में, अगर आपको याद होगा इस हाउस में पहले तो हमारे सवाल ही नहीं उठे। मेरा 5-6 दिन में एक सवाल उठा है, तो हम भी चुने हुए, ठीक है, कम लोग हैं या अपोजिशन के हैं, उसका मतलब कतई नहीं है कि जिस पार्टी के पास हुकूमत अपनी हो, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो, 50 MLA हो, उनको ज़्यादा ख्याल रखना है अपोजिशन का। जमहूरियत में तो वही है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया, और इग्नोर करने के बाद यहाँ तक कि कांग्रेस को इग्नोर किया, उन्होंने ज़्यादा शिकायतें की। और उसके बाद हमने ये कहा कि हमें वक्त दीजिए। जब मेरी बिल उठी जो यूनिवर्सिटी के हवाले से थी, उसको भी रिजेक्ट किया। हमने कहा कश्मीरी बच्चे पूरे मुल्क में पिट रहे हैं, 700 केस रिपोर्ट हुए हैं हेट क्राइम्स के, क्या वक्त नहीं आ गया है? देयर आर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हु कैन मेक यूनिवर्सिटीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। तमिलनाडु में 100 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका में 300 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बिहार में, यूपी में, दिल्ली में कश्मीरी बच्चे पढ़ने जाते, 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए उड़ाते हैं साल का, फिर मार खा के वापस आते हैं, लिंच होके वापस आते हैं। हमने कहा हम अपनी यूनिवर्सिटी बनाएं। मैंने गवर्नमेंट से नहीं मांगी यूनिवर्सिटी, हमने कहा पुलवामा की शेख उल आलम नाम पे यूनिवर्सिटी, उसको एक्सेप्ट करिए। रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हमने प्रेजेंट किया था बिल, कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं थी। उसके बाद हमारा मसला उठा डेली वेजेस के हवाले से। डेली वेजेस ह्यूमैनिटेरियन मसला है। 1 लाख लोग डेली वेजेस, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस, कंसोलिडेटेड, उसमें मुख्तलिफ लोग हैं जो हर सेक्टर में काम करते हैं। आपका अगर एम्बुलेंस होगा, ये डेली वेजर चलाता है। लाइनमैन, आपका बिजली ख़राब होगी रात के 12 बजे, यही डेली वेजर। आप बर्फ़ होगी कश्मीर में, रास्ता साफ़ करने वाला डेली वेजर। माइनस टेम्परेचर में गुरेज से लेकर कुपवारा से कश्मीर में किसी भी कोने में या जम्मू में, हर जगह आपकी वाटर टैंक को प्रिजर्व करने का वाला, साफ़ करने वाला, यही डेली वेजर, कैजुअल लेबर, नीड बेस। हमने डेली वेजेस के मुद्दे को रेज़ किया गवर्नमेंट के पास बार बार, और एक बिल के फॉर्म में लाया कि 1 लाख लोग हैं, इनको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दी, हमने कुछ नहीं बोला। पहले सेशन में, दूसरे में, तीसरे में, चौथा सेशन है, सेकंड बजट सेशन है, हमने हुकूमत को याद दिलाया कि डेली वेजेस का मुद्दा है, 2 साल होने को है, फैसला करिए। डेली वेजेस 20 सालों से रेगुलराइज नहीं हुए हैं, किसी ने भी लगाए, हर सरकार ने लगाए, सबसे ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाए, कांग्रेस ने भी, हमारे वक्त भी कुछ लगे होंगे। 20 साल इनका मसला हल नहीं हुआ। 20 साल के बाद 2018 में पहली बार महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने SRO 520 इशू किया। कैबिनेट ऑर्डर था, गवर्नमेंट ऑर्डर इशू हुआ फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कि डेली वेजेस को रेगुलराइज किया जा रहा है। करीब 70,000 लोग आइडेंटिफाई किए गए सिस्टमैटिकली थ्रू अ साइंटिफिक प्रोसेस, बायोमेट्रिक के थ्रू, और 70,000 लोगों को रेगुलराइज कर दिया गया। उसका ऑर्डर निकला, पॉलिसी निकली, और 1-2 महीना वो चलता गया प्रोसेस। हुकूमत गिरी, गवर्नेंस रूल में वो ऑर्डर इन एबियंस रखा। अब इस सरकार ने पिछले साल कमेटी बनाई, 6 महीना ज़ाया किए, 1 साल ज़ाया किए, आज फिर से बोल रहे हैं हम फेज़ मैनर में करेंगे, टाइम बाउंड नहीं करेंगे। हमने कहा हम बिल विड्रॉ करेंगे, कानून विड्रॉ करेंगे हम, आप कमिटमेंट करिए फ्लोर पे कि इस साल सब लोग रेगुलराइज होंगे। गवर्नमेंट की बजट 50,000 करोड़ है। जब इतना हज़ारों करोड़ की बजट है, आपकी स्पेंडिंग अभी तक 12% एक्सपेंडिचर था। जब आप पैसे स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप लोन क्यों उठा रहे हैं, वो भी हमने सवाल पूछे। उसके बाद अगर 50,000 करोड़ की बजट है तो 1,000 करोड़ डेली वेजेस को दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, अनस्पेंड पैसा है आपके पास।
तो ये हम समझ नहीं पाए कि गवर्नमेंट कमिटमेंट पे कमिटमेंट करती, इनके मैनिफेस्टो में था, इनके बजट में था, इनके अनाउंसमेंट्स में था, गवर्नर्स एड्रेस में था, तो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रही है। और ये दूसरा साल है, बोलेंगे फिर कब करेंगे। हमने टाइम बाउंड सोल्यूशन मांगा डेली वेजेस के मुद्दे पे, जब इन्होंने नहीं सुना फिर जाके हमने उस बिल को रिजेक्ट करके वहाँ से इन्होंने रिजेक्ट की बिल हमारी, हम बाहर निकले, वॉकआउट किया। वही कल का मुद्दा था सारा। हालिया ही आपने कहा कि राजौरी, पुंछ को और चिनाब को डिवीज़न का दर्जा मिलना चाहिए, कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ नई तहसीलें बननी चाहिए। उस पर भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ और कई सारे नेताओं ने कहा कि मुफ्ती साहब के वक्त में, महबूबा मुफ्ती साहब के दौर से ही इन चीज़ों को जो है वो मना किया गया है और पुरानी सरकारों में मुफ्ती साहब या महबूबा जी का नाम लिया, उस दौर में फ्रीज़ किए हुए ये डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये कैसे पॉसिबल है कि नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएं? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। 5 अगस्त के बाद बहुत चीज़ें जम्मू कश्मीर में बदली हैं। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी रीऑर्गेनाइजेशन बिल में कश्मीर को डिवीज़न को काटा गया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया बाइफर्केशन में। अब उसके बाद ये कश्मीर डिवीज़न आता था। अब कश्मीर डिवीज़न प्लेन है सारा, हिली कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ लद्दाख हिली था और उस हिली एक डिवीज़न में भी हमने 2 हिल काउंसिल बनाए थे, लेह हिल काउंसिल, कारगिल हिल काउंसिल, ताकि वहाँ के लोगों को फुल ऑटोनॉमी थी, वहाँ उनको कश्मीर डिवीज़न में नहीं आना पड़ता था। सिमिलर प्रॉब्लम हमें चिनाब और पीर पंचाल है। या तो आप ऑटोनॉमस हिल काउंसिल चिनाब को बनाइए, पीर पंचाल को बनाइए ऑटोनॉमस हिल काउंसिल, वहाँ के लोग यहाँ क्यों आएंगे, जैसे लद्दाख और कारगिल में होता था। अब वो हुकूमत, वो वाला मॉडल हमारे पास नहीं है, तो हमने प्रेजेंट किया कि चिनाब और पीर पंचाल में सेपरेट डिवीजन्स बनने चाहिए। डिवीज़न बनने का मकसद क्या है कि वहाँ डिविजनल कमिश्नर बैठेंगे। जम्मू में ऑलरेडी या कश्मीर में डीआईजी रेंज है, जब पुलिस का डीआईजी चिनाब में बैठेगा, पीर पंचाल में बैठेगा, साउथ में, नॉर्थ में, तो डिविजनल कमिश्नर बैठेगा, उससे क्या ग्रेटर कश्मीर बन गया। आईएएस ऑफिसर बाहर का होगा, एक डिविजनल कमिश्नर जम्मू में बैठता है, चिनाब में भी बैठेगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ेगा, ग्रिप बढ़ेगी। तो अलग खित्ता कहाँ से बन गया ये? हमने कहा आप गवर्नमेंट की प्रेजेंस बढ़ाइए। उसके बाद हिल डिस्ट्रिक्ट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इसलिए है कि अब ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा, उससे पहले भी अगर कुछ भी होता है सबसे ज़्यादा सफ़र बॉर्डर के लोग करते हैं। टंगडार है, एक इलाका है, सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, वहाँ एक ब्रिगेड बैठती है। गुरेज में एक जीओसी बैठता है। सोपोर हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एसपी बैठता है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट सिविल डिस्ट्रिक्ट भी बन सकता है। हंदवारा पुलिस डिस्ट्रिक्ट है तो सिविल डिस्ट्रिक्ट भी बन सकता है। अवंतीपुरा त्राल पुलिस डिस्ट्रिक्ट है तो सिविल भी बन सकता है। इसी तरीके में कई इलाके, नौशहरा है, अखनूर है, जम्मू में, जहाँ रीच दूर है। देखिए सेंसस हो रहा है, सेंसस के बाद आपने सीटें बढ़ानी है, राज्यसभा में, लोकसभा में, असेंबली की 30 सीटें बढ़ानी है। जब डीडीसी बनाया आपने, नया मॉडल बनाया, मकसद क्या था कि लोगों का काम होगा। लेकिन डीडीसी सिर्फ या एमएलए सिर्फ एमपी बनाने से, एमएलए बनाने से काम लोगों के नहीं होते हैं, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेजेंस नहीं है। अब भद्रवाह जैसा जिला है, उनको 100 किलोमीटर डीसी ऑफिस दूर पड़ता है। चिनाब वैली को 300 किलोमीटर दूर पड़ता है डिविजनल हेडक्वार्टर। पीर पंचाल को 200 किलोमीटर हेडक्वार्टर दूर पड़ता है। तो हमने कौन सा गलत बोला कि अगर वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस होगी, इसमें कोई सियासत ही नहीं थी। अब आप कहते हो पीडीपी ने अपने वक्त क्यों ना किया, बिल्कुल करते, हुकूमत पूरी चली नहीं। अगर आपको याद होगा, एक वक्त पे ख्वाब था मुगल रोड बनाना, लेकिन मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने ड्राइंग्स बनाई, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, रोड मैप बनाया। आज मुगल रोड श्रीनगर से पीर पंचाल वैली कनेक्टेड है। आज आपको चिनाब वैली श्रीनगर के साथ, अनंतनाग के साथ कनेक्टेड है। ये पीडीपी का ही मंशूर था। मुफ्ती साहब ने उस वक्त बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनाई। कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि राजौरी एक टेरेन में आप बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बन सकती है। अवंतीपुरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन सकती है। इसी तरीके में क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर में बनी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में बनी, कई नई चीज़ें बनी। एम्स वहाँ अवंतीपुरा में बना, विजयपुर में बना, जो उन्हीं के वक्त फाउंडेशन ले हुई। तो ये चीज़ें इवॉल्विंग प्रोसेस थी। आई थिंक समवेयर क्लियरली पीडीपी के मैनिफेस्टो में ये हम इनग्रेन है, चिनाब का ऑटोनोमस हिल काउंसिल, पीर पंचाल का ऑटोनोमस हिल काउंसिल या एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, ताकि लोगों को दूर न जाना पड़े। तो इट इज़ नथिंग टू डू विद कि हम कोई ग्रेटर कश्मीर बनाते हैं, डिक्सन प्लान करते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हाउ इज़ इट पॉसिबल जब आपने चिनाब, पीर पंचाल, राजौरी, पुंछ को अनंतनाग और कुलगाम के साथ जोड़ा? ग्रेटर कश्मीर तो तब बनता है, वो डिलिमिटेशन तो बीजेपी ने की। आज पीर पंचाल का एमपी कश्मीर का है, मियां अल्ताफ साहब, तो वो ग्रेटर कश्मीर हुआ। वोट तो वो कश्मीर के साथ डालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली वो जम्मू में है, राजौरी और पुंछ,
लेकिन वोटिंग के हिसाब से वो कश्मीर में है। That's a confusion. That's why you need to redraw the boundaries in Jammu and Kashmir. There's a need to redraw boundaries. सर, आप डेमोक्रेसी में ये एक तब्दीली देख रहे हैं कि 2019 के बाद जमात इस्लामिया के लोग भी जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए सामने आए, एक्स मिलिटेंट भी वोट डालने के लिए आ रहा है। आपको लगता है कि ये लोगों के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी लाई है मोदी सरकार ने, या ये एक डर का माहौल था जिसकी वजह से ये ट्रांसपेरेंसी लाना आम इंसान के लिए ज़रूरी था? Number one, it's a welcome step. We are in favor of participation of people in democracy. और हर तरीके के लोग, सबसे पहले जो लोग जमहूरियत में अब आए, चाहे जमात के हो, JDF के हो, हुर्रियत के हो, या मिलिटेंसी के साथ वाबस्ता हो, स्टोन पेल्टिंग में हो, या जो भी तरीके के लोग इस बार इलेक्शन में आए, ये 20 साल इलेक्शन में इसलिए नहीं आए, ये पैदाशी एंटी इंडिया नहीं थे, ये पैदाशी एंटी डेमोक्रेसी नहीं थे। ये सवाल 1987 में खड़ा हुआ जब इन लोगों ने मफ़ के नाम पे इलेक्शन लड़ा और जीता। इनके खिलाफ इलेक्शन रिग किए गए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को गवारा नहीं हुआ उस वक्त। और उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल के, जिसमें उस वक्त कांग्रेस यहाँ पे थी और वहाँ पे भी, उन्होंने इलेक्शन रिग किए। उसी का नतीजा है, वरना गिलानी साहब तो 3 टाइम 4 टाइम MLA बने हैं। और जो हिज़्बुल मुजाहिदीन के लोग हैं जो अब बने, उनके जो चीफ़ है जिस मोहम्मद यूसुफ शाह को सलाउद्दीन अब कहते हैं, ये तो लाल चौक से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। यासीन मलिक पोलिंग एजेंट थे उस इलेक्शन में। तो ये लोगों को तो पुश किया गया उस चीज़ में, उसमें यहाँ की मेन स्ट्रीम की उस वक्त की गलतियाँ हैं। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सिर्फ इलेक्शन के रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करती और इलेक्शन रिग नहीं करती तो शायद आप 1 लाख लोग नहीं खोते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मफ़ के लोग, जमात के लोग, ये लोग 10 सीटें जीतते या एक बार हुकूमत बना लेते। जब आपने एक शख्स को कुर्सी से निकाला, MLA नहीं बनने दिया, इलेक्शन में मिनिस्टर नहीं बनने दिया, ऐवान में नहीं आने दिया, चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, तो उन्होंने बंदूक का रास्ता उठाया क्योंकि उनको लगा यहाँ की सरकार भी खिलाफ, दिल्ली की भी खिलाफ। आज वो लोग फिर जमहूरियत में आए, उन्होंने एतमाद दिखाया वोटिंग प्रोसेस में। इट्स नॉट दैट दे वर बॉर्न एंटी इंडिया, दे वर पुश्ड इनटू दैट सर्कमस्टेंसेस। उस वक्त के हालात रिस्पॉन्सिबल है, उस वक्त के लीडर रिस्पॉन्सिबल है। इसका मकसद मोदी गवर्नमेंट आने के बाद फिर ठीक हुआ? इट्स नॉट मोदी गवर्नमेंट अलोन, उसमें ये भी है कि लोगों को रियलाइजेशन ये भी है कि हम कितनी कुर्बानियाँ देंगे। उन्हें लगा कि हम और कितना खून यहाँ बहेगा। कई बार आप अगर किसी का बाप बाइकआउट करता है तो ज़रूरी नहीं है उसका बेटा भी करे, ज़रूरी नहीं है उसकी सारी फैमिली करे। अब कई लोग हुर्रियत से निकल के मेन स्ट्रीम में आए हैं, तो हुकूमत को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उस प्रोसेस को वेलकम करना चाहिए। मैं आपको PDP की तरफ से बताऊं, द होल आइडिया ऑफ PDP, जो महबूबा जी की पॉलिटिक्स रही है, मुफ्ती साहब की पॉलिटिक्स रही है, समवेयर इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड दैट दिस इज़ अ प्रोसेस वेयर पीपल हु हैव लेफ्ट द सिस्टम बिकॉज ऑफ 1987 विल कम बैक टू दैट प्रोसेस। खासकर नौजवान, कोशिश है, मुश्किल है, इट्स नॉट ईजी इन अ प्लेस लाइक कश्मीर, क्योंकि बहुत लाइबिलिटीज़ है। करीब 1 लाख फैमिलीज़ इन्वॉल्व हुए हैं, 1 लाख लोगों के घर वाले इसमें जाँ बहक हुए, पुलिस में, सिक्योरिटी में, मिलिटेंसी में। तो ये जो बैगेज है ये कश्मीर में आपको दिखता है जब आप कैंपेन करते हैं, जब आप समझते हैं उस जगह को, फिर समझ आता है कि देयर इज़ लॉट ऑफ ट्रॉमा, देयर इज़ लॉट ऑफ लाइबिलिटी, और ये लाइबिलिटी 87 की है। सर, आप एक कश्मीरी हैं और कश्मीर से आपका ताल्लुक़ है और साउथ में आपका घर है। बीइंग ए कश्मीरी, कश्मीर में कश्मीरी को किस चीज़ का डर है आज के दौर में? सबसे बड़ा डर ये है कि अगर मैं डिलीवर ना कर सकूं, कि मैं अपनी बात बताऊं, सबसे बड़ी बात है कि जो हमने वादे किए और ये जो लोग हैं जिनके ज़ख्मों पे मरहम रखने की ज़रूरत है, कि सरकार ने, ठीक है 1987 के बाद प्रॉब्लम्स हुई, पाकिस्तान है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, मिलिटेंसी है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये रियलिटीज़ है, जोग्राफिकल रियलिटीज़ है, पॉलिटिकल रियलिटीज़ है जम्मू कश्मीर की। वी आर अ बॉर्डरिंग स्टेट, देयर इज़ अ हॉस्टाइल नेशन, देयर आर हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन 2 countries. We cannot change it. You have to accept the realities and then engage कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने खोया मिलिटेंसी में, इन 1 लाख लोगों के घर, इनके बच्चे, इनकी ज़मीन, इनका जो दर्द है, गवर्नमेंट उसको ठीक कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हम एक्नॉलेज कर सकते हैं
इन फैमिलीज़ को। सबसे बड़ा इनजस्टिस जम्मू कश्मीर में ज़बान का ही है, जब हम उनको एक्नॉलेज ही नहीं करते। हम कहते हैं ठीक हो गया सब। जब मैं गांव में जाता हूँ, मैं बोलूँगा सब ठीक हुआ, तो मुझे ये देखना है इस गांव में लोगों ने क्या क्या खोया है। व्हाट डज़ दिस पीस ब्रिंग, व्हाट डज़ दिस नॉर्मलसी ब्रिंग। तो समवेयर जो उमर अब्दुल्ला साहब पे आज हम बोलते हैं कि आप खामोश है, खामोशी का मकसद आपको लोगों ने वोट दिया है, चुना है एज अ लीडर। बड़ी मुद्दत के बाद ऐसे कोई मेजॉरिटी में कोई लीडर, कोई पार्टी उभर के आई है। तो इट्स नॉट दैट ही विल बी मम एंड साइलेंट, क्योंकि 5 अगस्त से पहले यही सरकार बहुत वोकल थी। अब क्या हुआ, 370 वापस नहीं आया, स्टेटहुड वापस नहीं आया, बिजनेस रूल नहीं मिला, तब्दीलियाँ नहीं हो रही। अब क्या हुआ, उमर अब्दुल्ला साहब साइलेंट है, सिर्फ उमर अब्दुल्ला को हुकूमत मिली है, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को गवर्नमेंट मिली है, तो सारा ठीक हो गया। तो एम्प्लॉयज़ का टर्मिनेशन भी ठीक है, तो लोगों के मकान अटैच होना भी ठीक है, तो पासपोर्ट इम्पाउंड होना ठीक है, तो वेरिफिकेशन नहीं देना ठीक है, तो कैदियों का बाहर रहना ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि कश्मीर का जो ह्यूमन ट्रेजिडी है, इस जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज 30 सालों में वही है। For the biggest question for Indian democracy is, can it assimilate the pain, anger of Kashmiris? That is the only challenge that all of us face on the ground. सर, डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हालिया ही आपका कुलीग महराज मलिक को भी पीएसए के तहत जेल में भेज दिया, और पहली बार हमने ऐसा देखा हिस्ट्री में कि एक इलेक्टेड एमएलए को पीएसए लगाकर जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप एक इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद साहब जेल में हैं, 5 साल होने को है, और रोज़ हम देखते हैं वो भी अजाब में है। महराज मलिक साहब ने किसी के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दिया और उसके बाद उनको पीएसए लगाया गया। जाहिर सी बात है, मैसेज सबके लिए है। ये सज़ा महराज साहब के लिए नहीं, महराज के बिना भी हम सब लोगों के लिए है कि लाइन्स आर क्लियर दैट सिलेक्टेड पीपल आर ओवर द इलेक्टेड पीपल। तो आई थिंक समवेयर ये जो 5 अगस्त का नतीजा है उसी की देन है कि अभी भी पॉलिटिकल प्रोसेस से, जमहूरियत से, इसीलिए हमारी जमहूरियत बहुत वेग है, फ्रेजाइल है, क्योंकि लोगों को समझ आता है दैट द पावर डजंट रेस्ट विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सबको दिखता है। तो यही चीज़ें हैं जिस वजह से जम्मू कश्मीर की जमहूरियत हमेशा से कमज़ोर रही है। बिल्कुल सर, कुछ सवालात और भी रहेंगे। आपने भी जेल की सज़ा काटी है, आप भी जेल में रहे हैं, जेल के अंदर आपने भी अपना वक्त बिताया है। कैसे थे वो दिन और कैसी थी वो रातें? नहीं, सख्त होता है, ये तो बोलने वाली बात है। मैं 2 साल रहा, तो और जब आप जेल जाते हैं तो कन्फाइनमेंट में रहना, किसी की लिबर्टी के ख़िलाफ़ काम करवाना, तो आप समझ इस चीज़ को, ये इतना पेनफुल प्रोसेस है कि जो शख्स जाता है वही समझ सकता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी इंसान के पास अल्फाज ही नहीं होते कि आप अपनी विशेस के ख़िलाफ़, लिबर्टी के ख़िलाफ़, नेचर के ख़िलाफ़ फोर्सबली कंपाउंड वॉल्स में बंद रहते हैं, बैरक्स में रहते हैं, सेल्स में रहते हैं। उन जगहों पे आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है जो ज़िंदगी में आपने नहीं सोचा होता। देयर इज़ नो प्राइवेसी, आपके सारे कपड़े निकाल ले जाते हैं, आपको उन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है जो आपने ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं है। जेल इज़ फुल ऑफ इंडिग्निटी, ह्यूमिलिएशन, आपको बिलिटल, आपका स्पिरिट तोड़ने के लिए एक प्रोसेस है, और इतना सख्त वक्त है कि इंसान कई बार गिव अप करता है, टूट जाता है, और फिर जेल में आपके पास कोई ज़रिया नहीं होता। आप आसमान देख सकते हो, उसके बाद आपको किसी चीज़ का कट ऑफ हो जाते हैं, फैमिली से, रिश्तेदारों से, दुनिया से, हर चीज़ से आप कट ऑफ हो जाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पेनफुल टाइम, एंड पीपल हु अंडरगो द प्रोसेस डेफिनेटली इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, बट बहुत मुश्किल वक्त है। आपने सर कितने इलेक्शन कंटेस्ट किए आज तक? मैंने डीडीसी इलेक्शन कंटेस्ट किया था, तो उसी के दौरान मैं अरेस्ट हुआ था और जेल में रह के भी एनआईए की कस्टडी में था, तो मैंने वो इलेक्शन जीता था। उसके बाद लेकिन उस पर मैं काम नहीं कर पाया क्योंकि मैं बंद ही रहा, तो वो वैसे ही रहा। उसके बाद ओथ नहीं उठाने दिया जब मैं छोटा भी। दैन मैंने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा श्रीनगर से, तो तब जेल से निकला ही था, वो इलेक्शन हारा। उसके बाद असम्बली इलेक्शन लड़ा और पुलवामा से लड़ा। तो पुलवामा काफ़ी ऐसी जगह है जिसने बहुत चीज़ें देखी है, सही है, बदनाम भी है, लेकिन पुलवामा को मिलिटेंसी के हिसाब से, टेररिस्ट अटैक्स के हिसाब से हर चीज़ में जोड़ा जाता है, एक प्रेजुडिस बना दिया गया। जबकि ज़िला पुलवामा इतना ज़रखेज़ है कि सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर वहाँ पे है, सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी वहाँ पे है, एम्स वहाँ पे बन रहा है,
एग्रीकल्चर के हवाले से उसको राइस बाउल कहा जाता है। सबसे बेहतरीन ज़ाफ़रान मुल्क का वहाँ बनता है। इतना ही नहीं कि बेस्ट हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन पुलवामा से होती है। सबसे ज़्यादा आपको जो सप्लाई चेन है एप्पल की वो पुलवामा से आती है। तो डिस्ट्रिक्ट हैज़ सो मेनी थिंग्स टू ऑफ़र, बट इट्स जस्ट कि बदनामी बहुत ज़्यादा हुई उस वजह से। वहाँ पे जब हम काम कर रहे थे इलेक्शन में भी, तो काफ़ी पेनफुल स्टोरीज़ भी है। लोग बंद है, लोगों के ख़िलाफ़ पर्चे हैं, लोगों पे ज़ख्म बहुत है, और वहाँ की माँ बहनों ने बहुत सहा है पिछले 20-30 सालों में। सर, लोकसभा सीट से आपने श्रीनगर में इलेक्शन कंटेस्ट किया। आपके अपोनेंट आगारुल्ला मैदी थे। कहाँ पे लापरवाही हुई या कमी थी जिसकी वजह से आप लोकसभा के इलेक्शन जीत नहीं पाए? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस वक्त स्ट्रक्चर था, और पीडीपी 5 अगस्त 19 के बाद पूरी पार्टी तोड़ी गई। 30-40 लोगों को निकाल दिया गया प्रेशर से, सख्ती से। नई पार्टियां बनाई गई, तो वो स्ट्रक्चर नहीं था। तो जब हम लड़ रहे थे इलेक्शन, तो हमारे पास लोगों से बात कर रहे थे हम, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो इसलिए उस वक्त वो इलेक्शन थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हमारा गर्ज भी वही था जो हमने हासिल किया। वी वांटेड टू रिक्लेम द स्पेस, वी वांटेड टू रिक्लेम द कन्वर्सेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज उस वक्त साइलेंस था, बहुत खौफ था कश्मीर में, दहशत था, और उस इलेक्शन ने उस खौफ को तोड़ा कहीं ना कहीं। कुछ इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं आपकी जमात पे कि जब आपको मालूम था बीजेपी के मंशूर में है 370 हटाना, बीजेपी के मंशूर में था राम मंदिर बनाना, और ये एजेंडाज ऑलरेडी बीजेपी ने डिसाइड कर लिए थे, उसके बाद भी बीजेपी के साथ सरकार बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? गुलाम नबी आज़ाद साहब कहते हैं कि मैंने भी महबूबा जी को कहा था कि हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। उमर साहब ने कहा कि हमने भी कहा था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। उसके बावजूद भी आरएसएस के साथ हाथ मिलाने की क्या नौबत आ पड़ी? क्योंकि मुफ्ती साहब का नज़रिया बहुत क्लियर था। वो कश्मीर का सल्यूशन जमहूरी तरीके में देखना चाहते थे, और उनको लगता था कि बिटवीन टू कंट्रीज़ उनका अपना स्टेचर था मुफ्ती साहब का। उन्हें लगा 2002 में जो उन्होंने प्रोसेस किया कि डिवाइडेड कश्मीर को कनेक्ट करने का, पुंछ रावलाकोट रास्ता खोला, उड़ी इस्लामाबाद रास्ता खोला, उन्हें लगा कि सिर्फ गवर्नेंस के लिए अगर मैंडेट होता तो वो एनसी और कांग्रेस के साथ हुकूमत कर सकते थे, क्योंकि दिल्ली में सरकार बीजेपी की थी और नरेंद्र मोदी का पावरफुल मैंडेट था। उन्हें लगा इस पावरफुल मैंडेट को इस्तेमाल करके, एंगेज करके, शायद मैं इंडिया पाकिस्तान के बीच भी दूरियां कम कर सकता हूँ, शायद मैं डिवाइडेड कश्मीर को सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इंटीग्रेट कर सकता हूँ, जो उनका नज़रिया था। उनका एक बहुत ही तजुर्बा था ज़िंदगी भर का, वो इस मुल्क के होम मिनिस्टर रहे, और उसके बाद जब उन्होंने वाजपेयी के वक्त कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत चलाई, किसी ने कभी इमेजिन ही नहीं किया होगा कि कश्मीर से गाड़ी में मैं इस्लामाबाद क्रॉस करके मुजफ्फराबाद जा सकता हूँ विदाउट पासपोर्ट, बट वो हुआ पहली बार। इसी तरीके में पुंछ रावलाकोट कई लोग रिश्तेदार एक दूसरे से मिले। तो मुफ्ती साहब हैड अ क्लियर रोड मैप, ब्लूप्रिंट इन हिज माइंड, एंड एवरीथिंग वाज सूटिंग टू हिज रोड मैप। उस वक्त अगर आपको याद होगा तो कहीं ना कहीं जो पीडीपी और बीजेपी का मैनिफेस्टो था, एजेंडा ऑफ अलायंस जो बना, उस एजेंडा ऑफ अलायंस में ये सब चीज़ें इंक्लूड की गई कि हुर्रियत के साथ एंगेजमेंट। आज जम्मू कश्मीर में हुकूमत एब्सोल्यूट है लोकल, लेकिन क्या कोई जवान के ख़िलाफ़ आप केस ड्रॉप कर सकते हैं? क्या जम्मू कश्मीर को सिर्फ दबा के चलाया जा सकता है? क्या जम्मू कश्मीर के सोल्यूशन सिर्फ यूएपीए, जेल, तिहाड़ में, हर जगह बाहर, जोधपुर में, हर जगह कश्मीरी बंद है? तो कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब को ये लगता था कि सेंट्रल को ऑन बोर्ड रखते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑन बोर्ड रखते, प्राइम मिनिस्टर को ऑन बोर्ड रख के मैं जम्मू कश्मीर का इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशन को एड्रेस कर सकता हूँ। आपने देखा पहलगाम में अटैक हुआ, 2 मुल्क केम क्लोजर टू ब्रिंक ऑफ ए न्यूक्लियर वॉर। उससे पहले पुलवामा में जब हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई 2 मुल्कों के बीच। तो जब आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर आपकी पॉलिटिक्स उतनी बड़ी हो, तो 2 मुल्क कभी भी जंग की नौबत आ ही नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं उनका जो नज़रिया था, उनको ये लगा कि ये मैंडेट सिर्फ कश्मीर में चीफ मिनिस्ट्री के लिए नहीं है, ये मैंडेट जम्मू कश्मीर के लोगों पर, जो हम कहते हैं ज़ख्मों पे मरहम रखेंगे, कि हम कैदियों की रिहाई करेंगे, हम हुर्रियत को पॉलिटिकल प्रोसेस में लाएंगे, हम सेपरेटिज़म को पॉलिटिकल प्रोसेस में लाएंगे, हम यहाँ के नौजवानों को जाम बहाक, गोली कब्र में नहीं बल्कि ऐवान में देखेंगे, हमारा नौजवान गन
ग्रेनेड पथराव नहीं करना चाहिए, बल्कि वो असेंबली में आ सकता है। कहीं ना कहीं वो रोड मैप मुफ्ती साहब के पास था और वो तब तक मुमकिन नहीं है। आज उमर अब्दुल्ला साहब चाहें तो जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इन अ बॉर्डर स्टेट, क्या आप हुकूमत कर सकते हैं? कई बार भी आपको कोई सवाल उठता है, आप बोलते हैं हमें पता ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका वोटर आपकी अमानत है। हम जब गांव में जाते हैं हम उसको कहते हैं हम हर चीज़ को, ज़मीन को, आपकी जान को, आपकी इज़्ज़त नफ्स को बचाएंगे। लेकिन कल मैं बोलूँगा एसपी मेरा नहीं मानता है, ये एलजी मेरा नहीं मानता है, गवर्नमेंट मेरी नहीं मानती है, सेंटर अलग से रूल करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मुलाजिम से मैं काम लूँगा और उसको टर्मिनेट के वक्त बोलूँगा मेरे हाथ में नहीं है। क्या आपको लगता है कि उमर साहब और बीजेपी के बीच में सब ठीक चल रहा है? हमें नहीं पता, फ़िलहाल तो कोई टसल नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है पब्लिकली। और अभी तक जो लग रहा है वही चीज़ें हो रही है जो बीजेपी चाहती है। जो एलजी रूल में हो रही थी उससे भी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हो रही है। 5 अगस्त के बाद सबसे बड़ा सवाल सेंटर के लिए क्या था कि जम्मू कश्मीर की चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जैसे कैसे किया जाए, हाउ विल पीपल मूव ऑन, हाउ यू विल एंड कि 370 हो गया। उसके बाद इलेक्शन कर दिए गए और ऐसी सरकार आई जिसको 50 सीटों के बाद, which is speaking nothing for the people of Jammu and Kashmir. The government is speaking nothing on 370. सर मैं एक चीज़ से Nothing हैरान, on prisoners, nothing on statehood. तो सिर्फ ठीक है गाड़ियाँ दिए चीफ मिनिस्टर साहब को, मिनिस्टर साहबों को, उसके बाद रिबन कट रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं, बट ही अगर आप देखोगे उमर साहब की विजिबिलिटी इवेंट्स में है। आप भूल ही गए हैं, आप उनके 3-4 साल के ट्वीट्स निकालिए और आज के निकालिए। जैसे कश्मीर में इनको पावर क्या मिला, सब ठीक हुआ क्या? जिस माँ का बेटा आज भी जोधपुर जेल में है, क्या वो भूल गई है? क्या उनको दर्द नहीं है? जो नौजवान आज भी रोज़ कोर्टों में होते हैं, मैं एक एमएलए हूँ, मुझे 2 यूएपी केस है, मैं एक महीने में 10 तारीखें देता हूँ कोर्ट में, ठीक है? अपनी स्टेट से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, पासपोर्ट नहीं है। ये मेरे साथ हाल है। आप आम लड़का जो पुलवामा का है उसकी हालत क्या है? जो जिन पे पर्चे, जिन पे एफआईआर, जिनके मकान अटैच हुए हैं, जिनकी प्रॉपर्टी सील हुई है, जिनके पासपोर्ट ही नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं है, हज और उम्रा के लिए नहीं जा सकते। सिर्फ खामोशी से कश्मीर में अमन थोड़ी होगा क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने हुकूमत बनाई है 50 सीटों की, तो कश्मीर के लोग खामोश हैं क्योंकि आपने दबा के रखा है। और इस साइलेंस का मतलब कश्मीर, इसका मतलब ये नहीं कहते कि उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं तो हम सब खुश हैं। सर ये सारे सवालात तो पॉलिटिक्स के थे, अब चूंकि थोड़ा सा रैपिड फायर होगा, थोड़े से मजाकिया सवाल भी होंगे अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। सर आपने शादी की है? नहीं। क्यों नहीं की? केस है, रोज़ मैंने बताया आपको, जेल जाना पड़ा 2 साल, उसकी वजह से आपको तारीखें है हर महीने, तो इट कम्स विद इट्स ओन बैगेज। जब आपको इतना लोड होगा, जब आपको लगता है कभी भी फिर से बुला सकते हैं, फिर से बंद रख सकते हैं, तो आप बोलते हो पहले लेट मी जस्ट बी सेफ, इट्स अ फाइट फॉर सर्वाइवल। इरादा किया था आपने शादी का? मेरे ख्याल में मतलब सबसे बड़ी मेरी प्रायोरिटी पिछले 4 सालों में यही है, टू सर्वाइव, एंड इट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टाइम बिकॉज वंस यू आर अंडर परपेचुअल थ्रेट कि कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। और मैं आपको वही बता रहा हूँ, मुझे 3 साल के बाद अब इजाज़त मिली है कि मैं जम्मू कश्मीर से बाहर जा सकता हूँ। तो इसलिए जो अब आपकी लड़ाई हर दिन की हो और आपने कुछ बोल दिया तो नई चीज़ें, नई मुसीबतें आती है, तो आई थिंक दोज थिंग्स आर इफेक्टिंग पीपल्स मतलब डे टू डे प्लान्स, और उस वजह से आप कोई बड़ी चीज़ लॉन्ग टर्म में प्लान ही नहीं कर पाते। जेल के डर से शादी नहीं की? नहीं, डर नहीं, आई थिंक समवेयर आपको लगता है कि सिक्योरिटी, सेफ्टी, जो आपको सर्वाइवल में जब इंसान होता है तो आपको लगता है शायद दूसरे इंसान को भी मेरी वजह से मुसीबत आ सकती है। कश्मीर में वोट जो है वो इमोशंस पे मिलता है या डेवलपमेंट पे? दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इमोशन अहम है, हर इलेक्शन में पूरे मुल्क में वही है, बट डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है कि जब पीडीपी ने पहली बार इमोशंस और सेंटिमेंट्स पे लिया वोट, लेकिन जब मुफ्ती साहब की परफॉर्मेंस आई तो वो एक अलग एग्जाम्पल थी। जैसे मैंने कहा, पीर पंचाल का रास्ता खुला, चिनाब वैली के रास्ते खुले, मुगल रोड बना, ये जो मुजफ्फराबाद और सलामाबाद खुला, तो एक आपको लगता था ऐसा हो सकता है क्या? आपने एमएलए देखा ही नहीं था, पहली बार लोगों ने एमएलए, मिनिस्टर देखे, चीफ मिनिस्टर देखा। 2002 में वो प्रोसेस शुरू हुआ। आई थिंक कश्मीर में बहुत कन्फाइंड होता था एमएलए से मिलना या मिनिस्टर से मिलना, चीफ मिनिस्टर तो नॉन एक्सेसिबल था, बट पीडीपी ने, महबूबा जी ने, मुफ्ती साहब ने उन चीज़ों को आम किया लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में सबसे बेहतरीन दोस्त आपका कौन है, एमएलए?
मेरे साथ फयाज मीर साहब है, पीडीपी के बिना ना, पीडीपी के बिना पीडीपी के बिना बाकी वहाँ हमारे मेरे साथ इफ्तिकार साहब बैठे रहते हैं, वो राजौरी वाले। हाँ बिल्कुल, वो बहुत ही अच्छे हैं। इरफान साहब है जो क्रीरी के हैं, उनसे बात होती रहती है। बाकी तो दूर दूर रहते हैं, बट है तो दोस्त काफ़ी। मतलब पीडीपी की दोस्ती सिर्फ कांग्रेस तक ही महदूद है? नहीं, और भी है, सभी लोगों से है, उठना बैठना ऐसा नहीं है। बट क्योंकि आप सर्कल में ज़्यादा घूम नहीं पाते हैं, तो आप हाउस में होते हैं, वेल में होते हैं, तो बाकी तो सबके साथ इंटरेक्शन है। JKSSB ने करोड़ों रुपए का फी जो है वो जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड नौजवानों से वसूल किया है और बदले में उतना रोजगार भी नहीं दिया है। उस हवाले से थोड़ा बताएं। मेरे ख्याल में ये सवाल बेसिकली यहाँ नौजवानों का है कि आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो आप फीस क्यों ले रहे हैं हमसे। JKSSB का SSB एंड PSC दे आर मिंटिंग मनी। फीस पहले भी होता है 100 रुपया फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि सरकार तो एक मतलब इट्स अ पॉपुलर गवर्नमेंट, इट कांट चार्ज पीपल, कंपनी थोड़ी है। तो इन्होंने क्या 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार एक एक बच्चे से फ़ीस लिया। और जब हमने पूछा तो 40 करोड़ रुपया, 48 करोड़ रुपीज़ के आसपास होता अमाउंट जो बच्चों से वसूल किया गया था 2 सालों में। और उसके बाद आप देखिए इतना बड़ा रकम, तो जो बच्चे स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं, गरीब होते हैं, अमीर घर से भी होगा तो उनके पास अफोर्ड कहाँ कर पाता है स्टूडेंट अपनी लाइफ में। तो ये स्कॉलरशिप से पढ़े हुए बच्चे हैं, उधार लेते हैं, फिर फॉर्म भरते हैं, उसके बाद फेल होते हैं या फॉर्म में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आप फ़ीस को वापस करिए। सरकार थोड़ी लोगों के साथ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो नहीं है। तो आई थिंक समवेयर जो एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हो, तो गवर्नमेंट को फ़ीस चार्ज ही नहीं करना चाहिए था। इसलिए हमने जब पूछा तो वी वर ऑल्सो सरप्राइज्ड कि इतना बड़ा रकम वसूल किया गया है अनएम्प्लॉयड यूथ से। जम्मू कश्मीर की नौजवान आबादी 70% है एंड दिस इज़ एन एज बिलो 35 एंड इट इज़ द 32% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है विच इज़ हाईएस्ट अक्रॉस इंडिया। और यहाँ का नौजवान ड्रग्स में, डिप्रेशन में, मिलिटेंसी में, OGW से लेके पता नहीं क्या क्या टैग्स मिलते हैं उसको। उसके बाद निकल के तालीम हासिल करता है, कश्मकश करता है, 2 मुल्कों में, जंगों में, पता नहीं कितने चैलेंजेस का सामना है यहाँ के नौजवान को। यहाँ की तालीम आसान नहीं है। उसके बाद टू बी सेन एंड टू फोकस ऑन स्टडीज़, उसके बाद हुकूमत अगर उसको चार्ज करेगी, मेरे ख्याल में वो गलत है। और हमने कोशिश की हुकूमत को बोलने की कि आप इसको रेक्टिफाई करिए। सर शायरी वगैरह करते हैं आप? नहीं। क्या करते हैं आप? मोस्ट ऑफ द टाइम काम पे ही लगे होते हैं, इलाकों में घूमते हैं लोग। फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में भी लोगों से ही मिलते रहते हैं, क्योंकि कोई स्पोर्ट्स, कोई बैडमिंटन, कोई क्रिकेट? फुटबॉल खेलता था पहले स्कूल डेज़ में, कॉलेज डेज़ में। फ़िलहाल तो अब काम में इतने जुड़े रहते हैं कि आपको वक्त ही नहीं मिलता। इंडिया से कितना टाइम हो चुका है बाहर नहीं जा पाए किसी कंट्री में? मेरे को काफ़ी 10 साल हुए कि आउटसाइड इंडिया नहीं। पासपोर्ट मेरा था वो इम्पाउंड हुआ है, तो केस की वजह से ही JNK से एक बार अभी निकला हूँ 5 सालों में बाहर। 5 सालों में पहली बार JNK से बाहर निकले हो? बार, तो वो भी कोर्ट की परमिशन से। वो भी अभी भी आप विदाउट कोर्ट इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जा सकते हो स्टेट से। यही मैं बता रहा हूँ कि लोग देयर इज़ अ कॉस्ट दैट पीपल आर पेइंग फॉर द डेमोक्रेसी वी आर हैविंग एंड आई थिंक वी नीड टू एक्नॉलेज रिपीटेडली। जो लोग बंद हैं सबसे पहले उनकी बात करनी चाहिए, उनको याद रखना चाहिए सर। और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि वी शुड डू समथिंग टू बेटर देयर लाइव्स एंड चेंज देयर लाइव्स एंड मेक इट गुड फॉर अदर्स। बीजेपी के लोग कहते हैं लव जिहाद। अगर मैं आपसे पूछूं लव जिहाद की डेफिनेशन तो आप क्या बताएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, नफ़रत की सियासत जब आपने की इस मुल्क में तो आपने अपने ही लोगों को डिवाइड किया बेसिकली। बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, जो नेशनलिज्म का नैरेटिव है, तो ये तो एक एग्जिस्टेंशियल इशू आप बना रहे हो बहुत लोगों के लिए, मेजॉरिटेरियनिज्म। अब आप पेट्रियाटिक सियासत ये है कि यू एम्ब्रेस द डाइवर्सिटी। आप कहते हो हर शख्स पेट्रियाटिक है, हिंदुस्तानी है, नेशनलिस्ट है, और हिंदू है, मुसलमान है, हमें उस पर नीयत पे शक नहीं है अनलेस ही डज अ मिस्टेक। अब यू एडिंग रिलीजन टू टेररिज्म, टू मिलिटेंसी, टू अदराइज पीपल। आप माइनॉरिटी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो। आप मुसलमान लड़का कुछ भी करे आप बोलते हो दहशतगर्द है, मिलिटेंट है, या लव जहाद कर दिया। अगर कहीं ज़मीन लेगा तो लैंड जहाद किया, अगर किसी लड़की से शादी की तो लव जहाद किया। तो आई थिंक दीज आर नैरेटिव्स व्हिच हैव बीन क्राफ्टेड टू एड्रेस द मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी एंड स्प्रेड हेट। हमेशा कश्मीरियों को ही क्यों नेशनलिज्म की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ती है? नहीं, कश्मीरियों को नहीं, पूरे मुसलमान को आज की तारीख में करना पड़ता है मुल्क में।
हम लोगों को ज़्यादा करना पड़ता है, हमें पहले भी करना पड़ता था, अब मुल्क के लिए नया है। तो आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज कश्मीर गिव्स, ये जो हेट पॉलिटिक्स है, डिवीजन की पॉलिटिक्स है हिंदू मुस्लिम, उसको नेशनलिस्ट कलर यहाँ से ही मिलता है। तो इसलिए हर सरकार जो दिल्ली में होती है उनको लगता है हमारा नेशनलिज्म, हमारा नैरेटिव ब्रेवाडो तब होता है जब हमने कश्मीरियों को बंद रखा, कश्मीरियों को पीटा। ये नैरेटिव पिछले 30 सालों से चल रहा है, ये नया नहीं है, 14 के बाद आया है। इट स्टार्टेड फ्रॉम 1987 ओनली। चलिए, ये बहुत बेहतर है। अब कुछ लास्ट के 2-4 सवाल हैं, वो पूछना चाहूँगा। मोदी जी या राहुल गांधी, चूज़ वन। नहीं, राहुल गांधी की सियासत जो है वो पेट्रियाटिक है और इंक्लूसिव है, और कहीं ना कहीं हर जगह वो पूरे मुल्क को सूट करती है, क्योंकि वो लोगों को इकट्ठे चलाती है। तो डेफिनेटली इट्स मोर इंक्लूसिव टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा सर, आपने डिफाइन नहीं करना है, आपने चूज़ एक करना है, ठीक है? फारूक साहब, गुलाम नबी आज़ाद। आपने एक्सप्लेन नहीं करना है, आपने सिर्फ बताना है फारूक साहब या गुलाम नबी आज़ाद। फारूक साहब इज वेरी बेटर। गुड स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट? एवरेज कंप्लीटली। आई एम अ बैक बेंचर इन माय ऑल क्लासेस। सीरियसली? जी जी। और ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में भी बैक बेंचर, एवरेज स्टूडेंट। सर सरकारी स्कूल से पढ़े हो या गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल से पढ़े हो प्राइवेट स्कूल से? सरकारी में भी, प्राइवेट में भी, दोनों में ही। और बहुत ही नॉर्मल एवरेज स्कूल्स में, जो पुलवामा में, हम पुलवामा डिग्री कॉलेज में पढ़ा हूँ, पुलवामा की अवंतीपुरा यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। स्कूलिंग प्राइवेट स्कूल में हुई, वो एक मिशनरी स्कूल था। वही साहब, अगर आप पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते? मैं भी आपकी तरह जर्नलिस्ट होता। सीरियसली? जी जी। आपका मन था जर्नलिज्म में आने का? मन था एक्टिविज्म करने का या जर्नलिज्म करने का। ये बचपन से ही आपको शौक था? जी जी बिल्कुल। अच्छा, वही साहब, आपकी ज़िंदगी का कोई डार्क सीक्रेट? नहीं, आई थिंक डार्क सीक्रेट्स यही, नथिंग सच बिग। आई थिंक एवरी कश्मीरी हैज सीक्रेट्स, एंड विच इज everything that is political is also very personal to young people in Kashmir. So we have undergone lot of challenges and seen मतलब बहुत ही ऐसे ग्रे एरियाज कि आपके क्लास में जो लड़का था वो कल आपके साथ था, दूसरे दिन नहीं है। आपके गांव में जो लड़का था वो कल था नॉर्मल आपके जैसा, दूसरे दिन मिलिटेंट बना। किसी दिन कोई आप जैसा लड़का ही था, वो पुलिस में था, फिर वो दूसरे दिन नहीं रहा। तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी सी एज, जो विरासत में इस कॉन्फ्लिक्ट ने हमें दी। तो वो सीक्रेट्स भी है वो, लेकिन सर्वाइवल चीज़ें भी है। और आप देखते गए आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिस पे बहुत लंबी बात कभी हो सकती है, बट स्पेसिफिकली तो ऐसा कोई चीज़ है नहीं जिस पे। सोशल मीडिया पर्सन और लेट्स कम मीट ऑन कॉफ़ी? मैं मिलता हूँ बहुत ज़्यादा लोगों से सोशल मीडिया पे, तो ऐसे मीडिया के थ्रू कभी बात हो। स्नैपचैट पता क्या है? नहीं, मैंने यूज़ नहीं किया है। पता है बट यूज़ नहीं किया। आज तक कभी स्नैपचैट यूज़ नहीं किया? सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक? व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ग्रुप्स होते हैं, काम आते हैं, और व्हाट्सएप इज़ लाइक एन ऑफिस, आपका ई ऑफिस ही है। इंडिया की एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें पढ़ने का शौक था या जिस यूनिवर्सिटी से मोहब्बत है? लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल, JNU, जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई और? नहीं, अब देखिए हालात की वजह से जामिया से तो सबको एक लगाव है, तो वो एक नैरेटिव है इस वक्त। तो कहीं ना कहीं आपकी एसोसिएशन उस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी गई है, वहाँ स्टूडेंट्स भी हैं और उसके साथ एक लोगों की उम्मीदें भी बहुत जुड़ी हुई है। तो हम सभी लोग कहीं ना कहीं जामिया अलीगढ़ से बहुत मतलब अटैच्ड भी हैं। महबूबा जी ने कभी डांटा है आपको? हाँ, बहुत बार। खतरनाक वाले? नहीं, उस हिसाब से नहीं कभी। जब कभी मिस्टेक हो जाती है आपसे और आपको पता है कि ये ब्लंडर हो चुका है मुझसे, अब मुझे इस चीज़ पे महबूबा जी से डांट पड़ सकती है, तो आप कैसे उस चीज़ को कवर करते हैं? नहीं, मुझे लगता है वो ऐसे बहुत बार हुआ है। आपके लीडर नाराज़ होते हैं तो बोलते हैं, बट आई थिंक दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, उनको भी पता है कि नीयत क्या है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो जाती है। अब 2-3 सवाल हैं लास्ट के। फ्रैंक और सीरियस? सीरियसली। मूडी या फनी? फनी जब वक्त के हिसाब से। हंसते क्यों नहीं हो आप? हंसते हैं तो मैं कहाँ देखता हूँ, हमेशा मूड में रहते हो आप। आई थिंक थोड़ा काम की वजह से। डिप्रेशन है? स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा है? नहीं, काम की वजह से। व्हेन यू आर ओवरलोडेड विद वर्क, आई थिंक दैट इफेक्ट्स योर मूड आल्सो। जो आजकल यंगस्टर्स का ये दौर चल चुका है, सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का, रील्स वगैरह, ऑल दैट, आप इन चीज़ों को देखते हो या नहीं? इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली नहीं देखता हूँ बहुत ज़्यादा, बट वी कीप ट्रैक ऑफ थिंग्स डेफिनेटली, बिकॉज सारा काम आप भी देखते रहते हो, जैसे कि कौन क्या बोल रहा है। आप हर किसी को, तो आज सोशल मीडिया एक ज़रिया है न्यूज़ का, तो समवेयर वी आर नॉट आउट ऑफ लूप,
completely, but definitely we keep track of things. जम्मू कश्मीर का कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन जो आपको पसंद है? नहीं, मैं तो महबूबा जी के साथ ही काम किया है बहुत ज़्यादा, महबूबा जी के सिवा और कोई मुफ्ती भी? साहब के साथ काम किया है बहुत क्लोजली, तो आई थिंक उससे थोड़ा आपको समझ आता है वो कैसे काम करते हैं, नज़दीकी से उन्हीं को देखा है, बाकी तो मैंने किसी के साथ। कोई एक ऐसा जर्नलिस्ट जो आपको पसंद है? नहीं, अब सब नाम थोड़ी ले सकते हैं, ऐसे तो पूरा दिन जंग खड़ी हो जाएगी। ये बात सही है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, कई सारी चीज़ों पे चर्चा की, जेल के सफ़र से लेकर असेंबली तक का। अच्छा, एक सवाल ही आता है, असेंबली और जेल? असेंबली डेफिनेटली एनी टाइम इज़ बेटर दैन जेल। की अपनी तरबियत है। देखिए, अब जब मैं जेल पहुंचा तो वहाँ बहुत लोगों ने कहा, मैं बहुत नाउमीद भी था, परेशान भी था, क्योंकि मैं सेल में रहा था, परेशानियाँ थी। तो व्हेन आई रीच टू इनटू जेल, तो वहाँ पे जो सीनियर लोग थे, तो वहाँ एक पूरा इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा ये मतलब आप घबराओ मत, ये भी एक यूनिवर्सिटी है, ये भी एक स्कूल की तरह आप लो, यहाँ जो समय दोगे आप जब निकलोगे काफ़ी चीज़ें सीखोगे। और फिर उन्होंने हमें वहाँ हज़रत यूसुफ की कहानी बोली कि वो 10 साल जेल में रहे, उन्होंने सख्तियाँ देखी, तो जेल को वहाँ दरसगाह यूसुफ कहते हैं। दरसगाह यूसुफ। तो ऐसे हर शख्स को लगता है कि जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है उसको लगता है मैं भी उसी रास्ते पे हूँ, कहीं ना कहीं एक दिन मेरे साथ इंसाफ होगा, और बहुत लोग उसी उम्मीद से जीते हैं, निकलते भी है। तो आई थिंक जेल हैज़ इट्स ओन लर्निंग्स। आप किस जेल में बंद थे? जम्मू में, कश्मीर में। तो आई थिंक इट गिव्स यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, इट गिव्स यू लॉट ऑफ लर्निंग ऑल्सो। जेल में गुंडागर्दी, दादागिरी होती है? हर चीज़ होती है, हर चीज़ जेल में। जेल में आपको देखिए, आपकी सोसाइटी का जो रियलिटी चेक होता है वो तो जेल से ही पता चलता है ना, कि आप जो चीज़ें हम बाहर देखते हैं वो सब लोग इकट्ठे जमा होते हैं। जेल में आप मजदूरी करते थे? काम किसी न किसी को, हर शख्स को करना पड़ता है। क्या काम रहता था आपका? हर शख्स को कुछ ना कुछ, कोई माने सफाई करेगा, कोई कुछ करेगा, बट एवरीवन हैज़ टू वर्क, क्योंकि आप शाम को खाओगे तभी जब आप काम करोगे। तो हर किसी को अपना अपना असाइनमेंट देते थे, और आप भी करते थे? हम भी अपना काम लेते थे। कुछ ना कुछ रोल हर किसी को करना पड़ता है, एक ऑटो मोड पे है, आपको कोई शिकायत नहीं है, कोई उधर बड़ा छोटा नहीं है। आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू स्टे बिजी एंड टू बी सेन, यू वांट टू बी ऑक्यूपाइड विद वर्क। तो हर कोई शख्स कुछ ना कुछ काम करता है। सो ये सफ़र था जेल से असेंबली। इस पॉडकास्ट का मकसद यही है कि आप जेल से असेंबली तक कैसे पहुंचे। आप जेल में थे, आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने चाहा, आपको डीडीसी का मेंबर मुंतखब कर दिया। आप जब बाहर आए तो आपने दोबारा से इलेक्शन कंटेस्ट किया और आपको जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में बतौर एक एमएलए की हैसियत से मौका दे दिया काम करने का। वहीदुर रहमान परा कि बुनियादी ज़िंदगी से लेकर उनके जेल का सफ़र और जेल से लेकर असेंबली का सफ़र कैसा था, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो क्या समझते हैं हालात और वाक़ात पे, वो जम्मू कश्मीर को कैसे देखते हैं और जम्मू कश्मीर के सियासी चारों को कैसे देखते हैं। इस पॉडकास्ट से कई सारे अहम तरीन मतलब और मकासद जो है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की गई हमने। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और देखते रहें डेली तस्कीन का ख़ास पॉडकास्ट आमिर सुहेल के साथ।